नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है बेसिक नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। अभी तक अपन ने बात किया था यूरिनरी सिस्टम, अपना टॉपिक चल रहा था। अभी तक अपन ने बात किया था यूरिनरी सिस्टम की एनाटॉमी के बारे में, जो किडनी का साइज क्या है, इसके अलावा किडनी में कौन कौन से टिश्यूज प्रेजेंट है, कौन कौन से रीजन किडनी में लोकेटेड है, नेफ्रॉन कहाँ पर स्थित है और नेफ्रॉन के कौन कौन से पार्ट है, पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले, कलेक्टिंग डक्ट और पेपिलरी डक्ट, इसके अलावा रीनल पेल्विस, इन सब के बारे में अपन ने बात किया था और किस तरीके से रीनल को ब्लड सप्लाई होता है। लेकिन आज का अपना टॉपिक जो इंपॉर्टेंट रहेगा कि किडनी के टिश्यूज और जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं वो किस तरीके से काम करती हैं। तो मेन जो यहाँ पर मैं काम की बात करूँ, यूरिनरी सिस्टम का मेन काम क्या है? यूरिनरी सिस्टम का मेन काम क्या है? फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, या फिर मैं बोल सकता हूँ मेन फंक्शन ऑफ किडनी क्या है? फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। और इसके थ्रू क्या करता है? मेटाबॉलिक जो एक्सक्रीशन को बॉडी से क्या करता है? एक्सक्रीट करता है, रिमूव करता है। तो यूरिन का फॉर्मेशन काम कैसे होता है? तो इसीलिए आज अपन जो डिस्कस करेंगे वो टॉपिक वो रहेगा अपना रीनल फिजियोलॉजी। वो क्या रहेगा? रीनल फिजियोलॉजी। रीनल फिजियोलॉजी का सिंपल मीनिंग है स्ट्रक्चर और जो टिश्यूज के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। रीनल फिजियोलॉजी का मतलब है यूरिन का जो फॉर्मेशन है वो किडनी कैसे करता है, यूरिन का फॉर्मेशन किडनी कैसे करता है, कौन कौन सी फेजेज करता है, कौन कौन से टिश्यूज का बड़ा रोल होता है और किस तरीके से यूरिन का फॉर्मेशन होता है। अभी अपन बात करेंगे कि जैसे नेफ्रॉन की अपन ने देखा स्ट्रक्चर, ये ग्लोमेरुलर कैप्सूल, इसके अलावा पीसीटी और इसके अलावा ये लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और ये डीसीटी, और लास्ट में क्या आ गया? कलेक्टिंग डक्ट। लास्ट पार्ट कौन सा आ गया? कलेक्टिंग डक्ट आ गया। तो इसको किस तरीके से अपन समझ सकते हैं, किस तरीके से नेफ्रॉन किसका फॉर्मेशन करता है, यूरिन का फॉर्मेशन करता है और बॉडी से किस तरीके से एक्सक्रीट हो रहा है। तो दैट इज कॉल्ड अ फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन और रीनल फिजियोलॉजी। तो तीन बेसिक प्रोसेस हैं जो यूरिन के प्रोडक्शन में क्या करती हैं? हेल्प करती हैं। और वो तीन बेसिक प्रोसेस कौन कौन से हैं? फर्स्ट है फिल्ट्रेशन, टू मेंटेन द ब्लड वॉल्यूम एंड कंपोजिशन। टू मेंटेन द ब्लड वॉल्यूम, कितना यूरिन पास होना है, कितना यूरिन रिटेन होना है, ये डिपेंड करेगा कुछ हार्मोन्स पे और कुछ बॉडी की फिजियोलॉजी कंडीशन पे और बॉडी की कंडीशंस पे। तो इसके लिए तीन मैकेनिज्म है जो यूरिन का फॉर्मेशन करती हैं और किस तरीके से यूरिन का फॉर्मेशन है। फर्स्ट जो मैकेनिज्म है फिल्ट्रेशन है, सेकंड है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन है, और थर्ड कौन सा हो गया? ट्यूबुलर सिक्रेशन। तीन मेन जो पार्ट है, फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रेशन, ये किस तरीके से किडनी और नेफ्रॉन इसको परफॉर्म करता है। तो यहां पर डायरेक्ट मीनिंग रीनल फिजियोलॉजी मींस किस तरीके से यूरिन का प्रोडक्शन हो रहा है और नेफ्रॉन के कौन कौन से पार्ट किस तरीके से यूरिन प्रोडक्शन में क्या करते हैं? हेल्प करती हैं। इसकी तीन प्रोसेस है, फर्स्ट फिल्ट्रेशन, सेकंड ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और थर्ड कौन सा हो गया? ट्यूबुलर सिक्रेशन। वन बाय वन इनके बारे में अपन बात करते हैं कि ये कौन कौन से। जैसे ऑलरेडी अपन ने एनाटॉमी में कुछ बात किया था कि ये एफरेंट आर्टेरियोल्स जो ब्लड लेके आ रहा है, और इसको अपन ने क्या बोल दिया? दैट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। जो कैपिलरीज का नेटवर्क है उसको अपन ने क्या बोल दिया? ग्लोमेरुलस। और ये जो ब्लड लेके आ रहा है नेफ्रॉन में उसको अपन ने क्या बोल दिया? दैट इज कॉल्ड एफरेंट आर्टेरियोल्स। और ये ब्लड लेके वापस जा रहा है, फास्टली इसको थोड़ा कैरी करेंगे, दैट इज कॉल्ड इफरेंट आर्टेरियोल्स। और ब्लड लेके जाने के बाद ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज किसको सप्लाई कर रही है? नेफ्रॉन को सप्लाई कर रही है, जो कि ये क्या फंक्शनल यूनिट है किडनी का। और ये सप्लाई करने के बाद में वापस इससे कुछ सिक्रेशंस होते हैं, कुछ फिल्ट्रेशन होता है। तो इसको थोड़ा सा समझे, ये तीन मैकेनिज्म है, फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन। फर्स्ट मैकेनिज्म कौन सा? फिल्ट्रेशन। देखो यहां से मैं बात करूं कि ये जो कैपिलरीज है जिसको अपन ने क्या बोल दिया? दैट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। इसको अपन ने क्या बोला है? ग्लोमेरुलस, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। ये टफ्ट ऑफ कैपिलरीज को ग्लोमेरुलस बोला। यहां से ब्लड सप्लाई हो रहा है और ब्लड का क्या हो रहा है? फिल्ट्रेशन हो रहा है। ब्लड का क्या हो रहा है? फिल्ट्रेशन हो रहा है। इसके कुछ रीजन से, कुछ प्रिंसिपल्स है, उनके आधार पर फिल्ट्रेशन होता है। तो फर्स्ट मैकेनिज्म कौन सा हो गया? दैट इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। तो फर्स्ट प्रोसेस कौन सा हो गया? फिल्ट्रेशन हो गया। सेकंड क्या होगा? अब यहां से तो क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली पूरे दिन में कितना 180 लीटर ब्लड फिल्टर होता है। 180 लीटर सोल्यूट्स यहां पर आते हैं पूरे दिन में, या फिर ऐसा बोल सकते हैं 125 ml पर मिनट जीएफआर होते हैं। इसको क्या बोलते हैं? यहां से जो फिल्ट्रेशन हो रहा है उसको जीएफआर यहां से फिल्टर होते हैं। लेकिन पूरा का पूरा यूनिट में कन्वर्ट नहीं होता। लेकिन ये जो 180 लीटर पर डे जो सोल्यूट, या इसको अपन क्या बोलते हैं? दैट इज कोल्ड फिल्ट्रेट। इसको अपन क्या बोलते हैं? दैट इज कोल्ड फिल्ट्रेट। इसको फिल्ट्रेट बोला गया। ये फिल्ट्रेट यहां पर आने के बाद में पूरा का पूरा यूरिन में कन्वर्ट नहीं होता। इसका मैक्सिमम पोर्शन, और मैक्सिमम पोर्शन कितना? 99% क्या हो जाता है? रीअब्जॉर्ब हो जाता है। 99% क्या हो जाता है? रीअब्जॉर्ब हो जाता है। तो सेकंड जो पार्ट है रीनल फिजियोलॉजी का वो कौन सा है? रीअब्जॉर्प्शन। सेकंड पार्ट कौन सा हो गया? रीअब्जॉर्प्शन हो गया। इसके बाद में कई बार क्या होता है कि जैसे ब्लड यहां पर आया, फिल्ट्रेशन आया, जीएफआर हुआ या फिल्ट्रेट आया, उसका 99% रीअब्जॉर्प्शन हो गया। तो सेकंड प्रोसेस कौन सा हो गया? रीअब्जॉर्प्शन हो गया। लेकिन फिर भी कुछ ब्लड में ऐसे कंपोनेंट जैसे ड्रग्स हैं, टॉक्सिन्स हैं, वो ब्लड में क्या होते हैं? फिल्टर नहीं हो पाती।
तो तीसरा जो इंपोर्टेंट मैकेनिज्म है वो डायरेक्टली ब्लड से या पेरिट्यूबुलर कैपिलरी से कहां पर छोड़ दिया जाएगा, किडनी के ट्यूब्यूल्स में ड्रॉप कर दिया, किडनी के ट्यूब्यूल्स में क्या कर दिया जाएगा, ड्रॉप कर दिया जाएगा। ये थर्ड मैकेनिज्म कौन सा होगा, इसको क्या बोलेंगे अपन, डायरेक्टली ब्लड से कहां पर आ जाए, किडनी ट्यूब्यूल्स में, इसको बोल दिया अपन ने सिक्रीशंस। और इसके बाद में जो 1% है वो किस में कन्वर्ट होगा, दैट कन्वर्ट इन द यूरिन, और वो कहां पर चला जाएगा, फोर्थ प्रोसेस कौन सा हो गया, एक्सक्रीशन। तो ये टॉपिक अपन अभी इलैबोरेट करेंगे कि किस तरीके से जो किडनी के सेल्स हैं वो यूरिन का फॉर्मेशन करती हैं और किस तरीके से यूरिन फॉर्म्ड होता है। तो 4 मैकेनिज्म हो गए वैसे यहाँ पर, फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन और अब थोड़ा ध्यान से सुनना है कि किस तरीके से ये फिजियोलॉजी काम करती है। यहां पर अपन ने बात किया दैट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर कैप्सूल, दैट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर कैप्सूल, दैट इज पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, that is ascending loop of Henle, और that is called DCT, और यहाँ पर क्या आ गया, collecting duct। ये कौन सी डक्ट आ गई, these are collecting duct, ascending loop of Henle, ये आ गया descending loop of Henle, PCT, और ये कौन सा आ गया, DCT। अब यहाँ से क्या होता है कि ब्लड लेके आ रहा है एफरेंट आर्टीरियोल्स, वापस लेके गया इफरेंट आर्टीरियोल्स, एफरेंट आर्टीरियोल्स, इफरेंट आर्टीरियोल्स। यहाँ की कैपिलरीज को क्या बोल दिया, दीज आर कॉल्ड ग्लोमेरुलस, इसको क्या बोला, ग्लोमेरुलस। अब ग्लोमेरुलस से ये जो स्पेस है ये इसको बोलते हैं कैप्सूल, ये स्पेस है कैप्सुलर स्पेस, और यहां पर जो फ्लूइड आता है, यहां पर जो फिल्ट्रेट आता है उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट। यहां पर जो फ्लूइड आएगा उसको अपन क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेट। और ये पर मिनट के हिसाब से आता है, तो किससे फिल्टर हुआ है, ग्लोमेरुलस से, तो इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। और ये फिल्ट्रेशन रेट कितना था, 125 ml पर मिनट या 180 लीटर पर मिनट, तो क्या बोलते हैं 125 ml पर मिनट या 180 लीटर पर डे, सॉरी 180 लीटर सॉरी पर डे के हिसाब से ये यहां पर फिल्टर होता है। अब क्या होता है, इसको फिल्ट्रेशन किस तरीके से फिल्ट्रेशन हो रहा है, इसकी मैकेनिज्म बाद में बात करेंगे। तो फर्स्ट जो प्रोसेस है रीनल फिजियोलॉजी का वो क्या हो गया, फिल्ट्रेशन। फर्स्ट प्रोसेस कौन सा हो गया, फिल्ट्रेशन। अब ये जो फिल्टर हुआ यहाँ पर, इसका 99% वापस क्या कर लिया जाता है, रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। 99% क्या कर लिया जाएगा, रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। और ये जो रीअब्जॉर्प्शन हुआ है यहाँ पर, जो इंपॉर्टेंट सोल्यूट्स हैं, ग्लूकोज है, एमिनो एसिड, वहां पर रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो सेकंड जो फेज रहेगा यहाँ पर क्या रहेगा, रीअब्जॉर्प्शन रहेगा। इसके अलावा ब्लड से कुछ फिल्टर यहाँ पर हुआ है, फिल्टर होने के बाद में उसका 99%, फिर भी कुछ अमाउंट ऐसा बचा है, कुछ सॉल्यूट और कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट ऐसे बचे जो डायरेक्टली पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के थ्रू कहां पर छोड़ दिए जाते हैं, डक्ट में छोड़े जाते हैं, इसको बोलते हैं सिक्रीशंस। इसको क्या बोला गया, सिक्रीशंस बोला गया। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फेज है, फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और थर्ड कौन सा है, सिक्रीशन। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की या फ्लूइड इन द कैप्सुलर स्पेस। तो यहां पर ध्यान से सुनते रहना कि ये आया कैप्सुलर, ग्लोमेरुलर कैप्सूल। अब फिल्ट्रेट की बात करते हैं तो यहां की ब्लड सेल से या कैपिलरी से जो फिल्टर कैप्सुलर स्पेस में है, जो अमाउंट, जो सोल्यूट और सोल्यूट, जो सॉल्यूशन कहां पर आ गया, कैप्सुलर स्पेस। ये कौन सा स्पेस है, कैप्सुलर स्पेस में आ गया। और कैप्सुलर स्पेस में जो आ रहा है उस फिल्ट्रेट को अपन ने क्या बोला है, जो कैप्सुलर स्पेस में है उस फिल्ट्रेट को अपन ने बोल दिया दैट फिल्ट्रेट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ये कौन सा कहलाएगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। और ये पर मिनट में जितना हो रहा है उसको अपन बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अगर जैसे ब्लड लेके आ रहा है यहाँ पर ब्लड प्लाज्मा फिल्टर हो रहा है, फिल्टर होने के बाद में यहाँ पर ब्लड सेल्स और प्लाज्मा प्रोटीन फिल्टर नहीं, तो बाकी सारा जो पार्ट है प्लाज्मा वो यहाँ से फिल्टर हो जाएगा और कहां पर आ जाएगा, कैप्सुलर स्पेस में। तो दोनों किडनी की जो कॉर्पसल्स के जितने भी कैप्सुलर स्पेस है वहां पर जितना फ्लूइड आ रहा है, जिसको मैंने फिल्ट्रेट बोला दोनों किडनी में मिलाकर, वो कितना होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, जीएफआर बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इसको बोला गया। वो पर मिनट में कितनी होती है, 125 ml पर मिनट और 180 लीटर पर डे। ये 180 लीटर पर डे। अब ये जो फ्लूइड यहाँ पर आया है, देखो यहाँ पर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट क्या है, द फ्लूइड इन द कैप्सुलर स्पेस। जो कैप्सूल स्पेस में जितना फ्लूइड है उसको अपन क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोलेंगे। अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कितना होता है, 180 लीटर इन मेल और 150 लीटर इन फीमेल। कितने पूरे दिन के अंदर इतना यहाँ पर कौन होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट यहाँ पर आता है पर डे। अब इसका 99%, इसका 99% क्या हो जाता है, रीअब्जॉर्ब हो जाता है। इसका 99% क्या हो जाता है,
रीअब्जॉर्ब हो जाता है। अब 99% रीअब्जॉर्ब होने के बाद में बचा हुआ जो 1% है, बचा हुआ जो 1% है, अब 99% जो रीअब्जॉर्ब होता है उसमें पीसीटी का भी बड़ा रोल होता है, डीसीटी का भी बड़ा रोल होता है। रीअब्जॉर्ब होने के बाद 1% जो बचा है वो 1% किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट 1% कन्वर्ट इनटू द यूरिन। वो किस में चेंज हो जाएगा, यूरिन में चेंज हो जाएगा। अब यहां पर अपन क्या देखेंगे कि इस वाले एरिया से फिल्ट्रेशन किस तरीके से होता है। यहाँ की जो मेम्ब्रेन्स हैं, यहाँ की जो एपिथेलियल सेल्स हैं और यहाँ की जो एंडोथेलियल सेल्स हैं, वो किस तरीके से इस फिल्ट्रेशन में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर अपन देखेंगे, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन देखेंगे पहले और उसके बाद फिल्ट्रेशन प्रेशर देखेंगे, जिसकी वजह से कौन अराइज हो रहा है, जीएफआर या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जिसको बुलाया, या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट अराइज हो रही है और वो पूरा का पूरा फिल्ट्रेशन का कारण यहाँ पर बन रहा है। अगर सबसे पहले बात करेंगे फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन की, ये जो डायग्राम है इसको आप समझना है। यहाँ पर जैसे ये आ गया आपका कैप्सुलर स्पेस, ये कैप्सुलर स्पेस आ गया, ये इसकी कौन सी लेयर होगी, दैट इज कॉल्ड पैराइटल लेयर। ये इसकी कौन सी लेयर है, पैराइटल लेयर। इसकी विसरल लेयर यहाँ पर प्रेजेंट है, इसकी विसरल लेयर डायग्राम में आपको पता चल रहा होगा, यहाँ पर प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड विसरल लेयर। इसको क्या बोल दिया गया, ये विसरल लेयर है। ये आपका कौन आ गया, एफरेंट आर्टेरियोल्स, और ये कौन हो गया, सॉरी ये है एफरेंट आर्टेरियोल्स और ये कौन हो गया, इफरेंट आर्टेरियोल्स। यहां से ब्लड आ रहा है कैपिलरीज में, यहाँ पर सर्कुलेट हुआ है, जिसको अपने टफ्ट ऑफ कैपिलरीज बोला है या फिर इसको ग्लोमेरुलस बोला, ये इफरेंट आर्टेरियोल्स हो गया। अब पैराइटल आउटर लेयर हो गया, विसरल लेयर इनर लेयर हो गया। अब क्या होता है कि यहां से मैं कट करके देखूंगा, यहां से क्या होता है, ये कैप्सुलर स्पेस है, इसको क्या बोल दिया गया, कैप्सुलर स्पेस। यहाँ पर आती है आपका फिल्ट्रेट, यहाँ पर क्या आता है, फिल्ट्रेट आता है, और ये जो फिल्ट्रेट है इस पूरी मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है, उस पूरी मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है। कहने का मतलब इस तरीके से मैं इस मेम्ब्रेन को कट करूं तो ये वाली स्ट्रक्चर, एक ब्लड वेसल्स को कट किया तो इस तरीके की लेयर आपको दिखाई देगी, इसी को अपन क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। जैसे मैंने ये बोलूं कि ये टफ्ट ऑफ कैपिलरीज आ गया, ग्लोमेरुलर कैप्सूल आ गया, तो यहाँ पर ये पूरी मेम्ब्रेन का स्टडी करेंगे, वही पार्ट अपना क्या पर ये रहेगा। जो अगर ब्लड वेसल्स को कट करते हैं तो सबसे पहले यहाँ से क्रॉस सेक्शन करने के बाद में, कट करने के बाद में जो मेम्ब्रेन जहां से फिल्ट्रेशन होता है, जहां से कैप्सूल स्पेस में फिल्टर आएगा, उसको अपन क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। और इस फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के कुछ स्पेशलाइज्ड फीचर्स होते हैं, इसी की वजह से यहाँ पर जो यूरिन का फॉर्मेशन होता है और ब्लड का पूरा क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है। ये बाकी की ब्लड सेल से बहुत ज्यादा लीकी होती है, 50 मल्टीप्लाई ज्यादा लीकी होती है। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं सबसे अंदर जो है, देखो यहां पर डायग्राम की बात करते हैं, ये आया यहां पर डायग्राम की बात करते हैं तो सबसे पहले जो ब्लड वेसल्स है, सबसे पहले ये जो अंदर आपने डायग्राम देख रहे हैं ये है ब्लड वेसल्स। सबसे पहले अंदर का जो है ये ब्लड वेसल्स है, ये बाकी की सारी ब्लड वेसल्स से 50 गुना ज्यादा लीकी होता है। कितना, 50 मल्टीप्लाई ज्यादा लीकी होता है। और इसके जो पोर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, लार्ज। इसके पोर्स कैसे होते हैं, लार्ज होते हैं। इसी पोर्स की खास बात क्या होती है, इन पोर्स को क्या बोलते हैं, दीज पोर्स आर कॉल्ड फेनेस्ट्रेशन। इन पोर्स को क्या बोलते हैं, दीज पोर्सेज आर कॉल्ड फेनेस्ट्रेशन। अब ये क्या कहते हैं, प्रिवेंट फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड सेल्स बट अलाउ द ऑल द कंपोनेंट ऑफ ब्लड प्लाज्मा टू पास थ्रू। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो इस डायग्राम को आपको देखने से पता चल रहा होगा कि फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन क्या है। फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में लार्ज होल्स होते हैं जिनको पोरस बोलते हैं या फेनेस्ट्रेशन बोलते हैं। ये फेनेस्ट्रेशन इतने बड़े होते हैं, सिर्फ यहाँ पर कौन स्टॉप होता है, यहाँ पर किसका, ब्लड सेल फिल्टर नहीं होती, प्लस लार्ज प्लाज्मा प्रोटीन भी फिल्टर यहां से नहीं होता। तो स्पेशली किसको प्रिवेंट करता है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, यानी कि ब्लड सेल्स यहां से फिल्टर नहीं होती, इतना इनका साइज होता है। या फिर मैं साइज की बात करूं 70 to 100 नैनोमीटर, 70 to 100 नैनोमीटर, या ऐसा बोल सकते हैं 0.072 to 0.1 माइक्रोमीटर से साइज से जो इनकी, इससे जो छोटे साइज वाले सारे के सारे यहाँ से क्या हो जाते हैं, फिल्टर हो जाते हैं। तो ब्लड सेल को छोड़ के बाकी सारे मोलिक्यूल्स की साइज इससे छोटी होती है। तो ये यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट है कि जो एंडोथेलियल कैपिलरीज हैं और उसके जो पोरस हैं, इसकी वजह से यहाँ पर किसका होता है,
बाकी सारे जो सॉल्यूट्स वो क्या हो जाते हैं, फिल्टर हो जाते हैं। दूसरी एक लेयर और देखना आप, इसके बीच में जो ब्लू कलर का लेयर आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये जो ब्लू कलर का लेयर दिखाई दे रहा है, इसको बोला गया दैट इज कोल्ड बेसल लेमिना। इसको क्या बोलते हैं, दैट इज कोल्ड बेसल लेमिना। इसको बोला गया है बेसल लेमिना। ये जो बेसल लेमिना है ये क्या करेगी, बेसल लेमिना का मेन काम क्या है, ये बनी किसकी होती है, बेसल लेमिना कंपोस्ट ऑफ एसेलुलर मटेरियल। ये किसकी बनी होती है, एसेलुलर मटेरियल की बनी होती है। और एसेलुलर मटेरियल स्पेशली क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, क्या क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन और कोलेजन फाइबर्स, और क्या है, कोलेजन फाइबर्स। ये जो सेकंड लेयर आ गया। बात कर रहे थे फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन की, तो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, ये जो ब्लड सेल्स है इनके चारों तरफ एक विसरल लेयर प्रेजेंट होता है ग्लोमेरुलर कैप्सूल का। अभी स्ट्रक्चर की बात करें, सबसे पहले इनर जो लेयर है वो कैपिलरी एंडोथेलियल्स होते हैं, लार्ज पोर्स होते हैं। लार्ज पोर्स का साइज 70 to 100 माइक्रोमीटर नैनोमीटर या फिर 0.07 से लेके 0.1 माइक्रोमीटर तक साइज होती है। ब्लड सेल्स के अलावा सारे के सारे सोल्यूट्स यहाँ से क्या हो जाते हैं, फिल्टर हो जाते हैं। लेकिन सेकंड जो लीकी बैरियर है वो कौन सा रहेगा, बेसल लेमिना प्रेजेंट रहेगा। बेसल लेमिना ऑफ ग्लोमेरुलस क्या करता है, इसकी साइज जो है ये क्या करता है, इट प्रिवेंट लार्ज प्रोटीन, ये लार्ज प्रोटीन को फिल्टर नहीं होने देता। ये लार्ज प्रोटीन के लिए क्या क्या करता है, रेस्ट्रिक्शन कोज करता है लार्ज प्रोटीन के लिए। तो बेसल लेमिना का मेन काम क्या हो गया, प्रिवेंट लार्ज प्रोटीन। तो ब्लड सेल्स को प्रिवेंट कौन कर रहा है, कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स। और बेसल लेमिना क्या कर रही है, जो किसकी बनी होती है, एसेलुलर मटेरियल की बनी होती है, जिसको अपन ग्लाइकोप्रोटीन बोल सकते हैं, और कोलेजन फाइबर्स का बना होती है। ये लार्ज प्रोटीन को क्या करती है, प्रिवेंट करती है। अब तीसरा जो लेयर है, ये रेड कलर का लेयर, ये रेड कलर का लेयर जिसको बोलते हैं स्लिट मेम्ब्रेन। इसको क्या बोलते हैं, स्लिट मेम्ब्रेन। अब स्लिट मेम्ब्रेन भी एक जो फाइबर्स के द्वारा बना हुआ लेयर है। अब ये क्या है, स्लिट मेम्ब्रेन किस किस के बीच में प्रेजेंट होता है, देखो स्लिट मेम्ब्रेन के बाहर एक स्पेशलाइज्ड विसरल सेल, ये सेल आप देख रहे हैं, इसके ये पेडिकल्स प्रेजेंट होते हैं, इसके ये पेडिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ये वाले पेडिकल्स प्रेजेंट होते हैं स्लिट मेम्ब्रेन के, और इनको बोलते हैं पेडिकल्स। इनको क्या बोल दिया गया, पेडिकल। और ये क्या हो गए, फिल्ट्रेशन स्लिट। इनको क्या बोलते हैं, जो बीच का स्पेस है पेडिकल्स का, इसके बीच में क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन स्लिट बोल दिया। और ये जो स्पेशलाइज्ड विसरल सेल्स हैं जिनको क्या बोलते हैं, पोडोसाइट्स। तो पोडोसाइट्स के क्या हो गए, पेडिकल्स हो गए, फिल्ट्रेशन स्लिट हो गया। अब फिल्ट्रेशन स्लिट के बीच में एक मेम्ब्रेन होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्लिट मेम्ब्रेन बोलते हैं। और इस स्लिट मेम्ब्रेन का जो तीसरा इंपॉर्टेंट लेयर था, सबसे आउटर बोल सकते हैं, इसका मेन काम क्या है, इट प्रिवेंट मीडियम साइज प्रोटीन, इट प्रिवेंट मीडियम साइज प्रोटीन। ये मीडियम साइज की प्रोटीन क्या करती है, प्रिवेंट करती है। तो तीसरा इंपॉर्टेंट, तो पोडोसाइट्स और उसके बाद में कुछ पेडिकल्स भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो लेकिन फिर भी एल्बुमिन सबसे स्मॉलर साइज का प्रोटीन है, अगर उसका अमाउंट ब्लड में ज्यादा हो रहा तो वो क्या हो सकता है, वहां से फिल्टर हो सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन 3 लेयर का बना होता है, फेनेस्ट्रेटेड या ग्लोमेरुलर एंडोथेलियल सेल्स, सेकंड है बेसल लेमिना, थर्ड है स्लिट मेम्ब्रेन। ये तीनों लेयर क्या करती हैं, जो ग्लोमेरुलर एंडोथेलियल सेल्स क्या करती हैं, ब्लड सेल्स को प्रिवेंट करती हैं। बेसल लेमिना क्या करती है, बेसल लेमिना का मेन काम क्या है, ये फिल्ट्रेशन में लार्ज प्रोटीन को फिल्टर नहीं होने देती। और स्लिट मेम्ब्रेन जो है स्मॉल और मीडियम साइज प्रोटीन को यहाँ से फिल्टर होने से क्या करती है, प्रिवेंट करती है। इसके ऊपर स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जिनको पोडोसाइट्स बोला गया, जो विसरल लेयर का फॉर्मेशन करती है, और बोमेन कैप्सूल के। इसके अलावा पेडिकल्स होते हैं, और साथ में बीच में जो स्पेस होता है पेडिकल्स के, उसको अपन क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन स्लिट बोलते हैं। तो ये था फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के बारे में। जो लास्ट का जो पार्ट है जो स्लिट मेम्ब्रेन का, वो 0.07 से लेके सॉरी 7 से लेके 6 to 7 नैनोमीटर इसका साइज है, 6 to 7 नैनोमीटर इसका साइज है, बोल सकते हैं 0.007 से माइक्रोमीटर की साइज का होता है। तो यहाँ पर कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स यहाँ से क्या हो पाते हैं, पास हो पाते हैं। तो ये था इंपोर्टेंट। तो फिल्टर क्या क्या नहीं होगा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन से, ब्लड सेल्स, लार्ज प्लाज्मा प्रोटीन, स्मॉल प्लाज्मा प्रोटीन और मीडियम साइज प्लाज्मा प्रोटीन। दूसरा क्या है, अगर इसके प्रिंसिपल की बात करते हैं, अब देखना इस डायग्राम में एक बार आपको देखने से और पता चल रहा होगा कि इस यहाँ पर कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स भी होती हैं, जो एंडोथेलियल कैपिलरीज हैं उनके चारों तरफ जो आउटर लेयर उसमें मैसेंजर सेल्स होती हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके जो कैपिलरी सरफेस है वो क्या करती हैं, अवेलेबल करवाती हैं। ये अपन अभी करेंगे इसके बारे में बात कि प्रिंसिपल ऑफ फिल्ट्रेशन, 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है फिल्ट्रेशन के। कि ब्लड सेल्स की बात करते हैं, ये जो यहां पर लेयर आ गया, ये बात आ गया आपका ग्लोमेरुलस का, ये जो फिल्ट्रेशन सबसे पहला यहां पर फेनेस्ट्रेशन होते हैं। ग्लोमेरुलर एंडोथेलियल्स में क्या होते हैं, फेनेस्ट्रेशन, क्या होते हैं, फेनेस्ट्रेशन होते हैं, लार्ज होल होते हैं,
इसकी वजह से। तो ये मेम्ब्रेन कैसा है, पोरस फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है, पोरस फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। इसमें क्या होते हैं, पोरस होते हैं, बहुत छिद्र होते हैं बड़े बड़े, इसकी वजह से ब्लड सेल्स क्या होता है, फिल्टर होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट है ग्लोमेरुलर लार्ज सरफेस एरिया। ये जो सेल्स हैं वो बहुत सारी कोइल्ड होती हैं, बहुत सारी टाइटली कोइल्ड होती हैं, जिनको अपने टफ्ट ऑफ कैपिलरीज बोला गया। इन कैपिलरीज के बीच बीच में स्पेशलाइज्ड सेल्स होता है, मैसेंजियल सेल्स। कौन सी सेल्स होती है, मैसेंजियल सेल। सेल कौन सी है, मैसेंजियल सेल्स। मैसेंजियल क्यों बोला गया, देखो वर्ड मीनिंग पे जाना, मैसेन मतलब मिडिल में, और मिडिल, और एंजियल मीन्स क्या है, ब्लड वेसल्स। एंजियल का मतलब क्या है, ब्लड वेसल्स। तो ये ब्लड वेसल्स के बीच में जैसे इस तरीके से यहां पर ये ब्लड वेसल्स आया, इनके बीच में यहां पर कौन सी सेल्स आ गई, दी सेल्स आर कॉल्ड मैसेंजियल सेल्स। ये मैसेंजियल सेल्स क्या करती हैं, अकॉर्डिंग टू जीएफआर, अकॉर्डिंग टू फ्लूइड नीड्स, रेगुलरली क्या करती रहती है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती रहती है। अब इन सेल्स के बीच में क्या होगा, यहाँ की जो कैपिलरी इनके बीच में मैसेंजियल सेल्स, ये मैसेंजियल सेल जैसे रिलैक्स होता है तो कैपिलरी यहाँ पर कैसा स्पेस हो जाता है, लार्ज सरफेस एरिया हो जाता है, और वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल, फिल्ट्रेशन के लिए। जैसे इनमें कॉन्ट्रैक्ट होता है तो सरफेस एरिया क्या कर देगी, कम कर देगी। तो मैसेंजियल सेल्स का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन क्या करता है, यहाँ को सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। कॉन्ट्रैक्शन कम सरफेस एरिया, रिलैक्सेशन ज्यादा सरफेस एरिया। तो सेकंड इंपोर्टेंट लाइन क्या है कि ग्लोमेरुलर जो लार्ज सरफेस एरिया है, जो कौन कंट्रोल करता है, मैसेंजियल सेल्स के द्वारा कंट्रोल होती है। वो एक और रीजन है किसके लिए, आप फिल्ट्रेशन के लिए। फर्स्ट क्या हो गया, पोरस है और फेनेस्ट्रेशन है। थर्ड क्या है, एफरेंट आर्टीरियोल्स, जो ये ब्लड लेके आ रहा है, एफरेंट आर्टीरियोल्स, इसका डायमीटर क्या होता है, ज्यादा होता है, इसका डायमीटर क्या होता है, ज्यादा होता है। और इफरेंट आर्टीरियोल्स, उसका डायमीटर क्या होता है, कम होता है। तो अमाउंट ब्लड का ज्यादा आ रहा है और ब्लड वहां से एग्जिट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो वो भी नीचे क्या कोज करता है, प्रेशर कोज करता है, जिसको बोलते हैं अपन एफरेंट आर्टीरियोल्स। डायमीटर भी क्या करता है, फिल्ट्रेशन के प्रिंसिपल को कंट्रोल करता है। तो तीन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, एक तो ग्लोमेरुलर सरफेस एरिया, जिसको कंट्रोल कौन कर रहा है, मैसेंजियल सेल्स। दूसरा कौन सा, पोरस फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन होती है, छिद्र ज्यादा होते हैं, साइज बड़ी होती है, बाकी सारी ब्लड सेल्स से 50% लीकी होती है। एफरेंट आर्टीरियोल्स डायमीटर, वो एफरेंट आर्टीरियोल्स का डायमीटर ज्यादा होता है, अमाउंट ब्लड का ज्यादा होता है, एग्जिट कम होता है, तो एक प्रेशर नीचे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्रिएट होता है, जिससे क्या होता है, फिल्ट्रेशन कोज होता है। अगला है नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर का अपन बात करें, यहां पर ये सुनना ध्यान से, अगर ये कैप्सूलर स्पेस आया, ये क्या आ गया, कैप्सूलर स्पेस, ध्यान से समझना, और ये अपन ने ले लिया, दैट इज कॉल्ड एफरेंट आर्टीरियोल्स, जिसका साइज बड़ा होता है, और ये क्या आ गया, दैट इज कॉल्ड इफरेंट आर्टीरियोल्स। एक तो ये रीजन हो गया ब्लड को यहां से कम लेके जाने का। अब क्या है, जैसे ब्लड यहां पर आ रहा है, ब्लड यहां पर आ रहा है, अभी बात करें नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कि ये जो इसका कोज क्या है, सरफेस एरिया हो गया, फेनेस्ट्रेशन हो गया, इसके अलावा मैसेंजियल सेल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो गया, पोरस हो गए। अब इसके अलावा ये फिल्ट्रेशन प्रेशर की वजह से एक यहाँ पर जीएफआर का फॉर्मेशन होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट प्रोड्यूस होता है। उसका रीजन क्या है, तो फर्स्ट आज टॉपिक अपन देख रहे थे रीअब्जॉर्प्शन से पहले, जिसको मैंने बोला फिल्ट्रेशन, ये कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पर जो ब्लड है, इस ब्लड के पास क्या है, ये जो ब्लड है इसके पास फ्लूइड है, सोल्यूट है, ब्लड सेल्स है, प्लाज्मा है। ये क्या करेगा, इट विल क्रिएट ये जो सॉल्यूशन है एक प्रेशर क्रिएट करेगा, ये जो सॉल्यूशन है एक प्रेशर क्रिएट करेगा, ये जो सॉल्यूशन है एक प्रेशर क्रिएट करेगा। और जो सॉल्यूशन प्रेशर या ब्लड जो प्रेशर क्रिएट करता है उसको अपन बोलते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। और ये कौन कर रहा है, ग्लोमेरुलस, ये कौन कर रहा है, ग्लोमेरुलस। तो दैट इज कॉल्ड ब्लड ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, इसको क्या बोलते हैं, ब्लड ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक। इस सॉल्यूशन में से नीचे की ओर क्या लगेगा, एक प्रेशर लगेगा। अब यहां पर भी एक फ्लूइड प्रेजेंट है, अब यहां पर एक फ्लूइड प्रेजेंट है जिसको क्या बोलते हैं, कैप्सुलर फ्लूइड। उस फ्लूइड को क्या बोला गया, कैप्सुलर फ्लूइड बोला गया। अब ये कैप्सुलर फ्लूइड क्या करेगा, कैप्सुलर फ्लूइड लगाएगा यहां का एक अपोजिट प्रेशर। ये भी तो जैसे मैं यहां को कंप्रेस करूं तो नीचे वाला भी क्या करेगा, फोर्स क्रिएट करेगा इस तरीके से। तो यहां पर एक फोर्स लगेगा, ये फोर्स लगेगा, और इसको बोलते हैं, ये लगा रहा है ग्लोमेरुलर कैप्सूल, तो इसको बोलते हैं कैप्सूलर, इसको क्या बोलते हैं, कैप्सूलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। इसको क्या बोला गया, कैप्सूलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर।
तो ब्लड ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर नीचे की ओर लगा, कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऊपर की ओर लगा। ये तो दो फ्लूइड का प्रेशर था, लेकिन यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं ब्लड के अंदर जो प्रेशर को मेंटेन करने का काम करते हैं, जो प्रेशर को मेंटेन, जैसे यहां पर भी प्रेजेंट है, तो यहां से कभी भी फ्लूइड बाहर नहीं आता। ये किसकी वजह से रुकता है? ये फ्लूइड रोकता है प्लाज्मा प्रोटीन। ये फ्लूइड कौन रोकेगा? प्लाज्मा प्रोटीन। ये फ्लूइड कौन रोक रहा है? प्लाज्मा प्रोटीन। सेम वैसे ही यहां पर भी क्या होते हैं? प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं। यहां पर क्या होते हैं? प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं। और प्लाज्मा प्रोटीन क्या करते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करते हैं। वो क्या करते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं। और ये ऑस्मोटिक प्रेशर किसके द्वारा लगाया जा रहा है? प्लाज्मा प्रोटीन के। यानी कि ये भी किधर की ओर लगेगा? ये जो प्लाज्मा प्रोटीन का फोर्स है, ये भी किधर लगेगा? इसके अपोजिट लगेगा। ये भी ब्लड को अंदर रोकने का कोशिश करेगा, जो कंपोनेंट है उनको अंदर रोकने का कोशिश करेगा। तो तीन इंपोर्टेंट प्रेशर यहां पर लगेंगे, ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ब्लड ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुनते रहना। सबसे पहले प्रेशर की अपने बात किया था, ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो किधर की ओर लग रहा है? नीचे की ओर। जो किधर की ओर लग रहा है? नीचे की ओर। और इसका अमाउंट कितना है? 55 mm ऑफ Hg। सबसे पहला ये कितना है? 55 mm ऑफ Hg। 55 mm ऑफ Hg। इसका अपोज कौन कौन कर रहा है? देखो, कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ये दूसरा कौन सा हो गया? दैट इज कॉल्ड कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। इसको बोला कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ये कितना होता है? 15 mm Hg। ये कितना हो गया? 15 mm ऑफ Hg। तो ये इसका अपोज किया। तो दूसरा इसका अपोजिट में कौन सा हो गया? 15 mm ऑफ Hg। ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ये क्या है? यहाँ पर प्लाज्मा प्रोटीन के द्वारा, इसको बोलते हैं ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कई बार ऐसी डिजीज कंडीशन आएगी कि यहाँ से प्लाज्मा प्रोटीन क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। प्लाज्मा प्रोटीन क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। तो ये वाला प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कौन सा? ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। उस कंडीशन में फिल्ट्रेशन रेट और भी क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि जो अपोज करने वाला प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कौन लगा रहा है? प्लाज्मा प्रोटीन लगा रहा है, स्पेशली ग्लोबुलिन्स और एल्बुमिन, ये दोनों, और फाइब्रिनोजेंस, ये दोनों मेंटेन करने का काम कर रहे हैं। और ये जो प्रेशर है दैट इज 30 mm ऑफ Hg। ये कितना है? 30 mm ऑफ Hg। तो इसकी वजह से एक फिल्ट्रेशन ग्रेडियंट पैदा होता है। किस तरीके से? कि नेट जो फिल्ट्रेशन प्रेशर है, ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर 55 mm ऑफ Hg माइनस कितना हो जाएगा? 15 mm ऑफ Hg। कौन सा हो गया? कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। और लास्ट में 30 कौन हो गया? ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। इस तरीके से करिए 10 mm ऑफ Hg। ये क्या लगा? एक नेट फिल्ट्रेशन का गैप है। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर का क्या हो गया? गैप हो गया। और इसी की वजह से क्या हो गया? फिल्टर होते हैं। यहां से मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? फिल्टर होते हैं। एक बार फिर से ध्यान से सुनना कि अपने तीन रीनल फिजियोलॉजी के तीन कंपोनेंट डिस्कस किए थे। फर्स्ट था फिल्ट्रेशन, सेकंड कौन हो गया? रीएब्जॉर्प्शन, थर्ड क्या हो गया? सीक्रेशन। अगर फिल्ट्रेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले जो फिल्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन की अपनी बात की, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बहुत ज्यादा लीकी है। इसका कारण क्या है? कि उसमें पोरस और फेनेस्ट्रेशन प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा फिल्ट्रेशन का और क्या कारण है? जो कैपिलरी सरफेस एरिया वो बहुत ज्यादा सरफेस एरिया है, और इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? मैसेंजियल सेल्स कर रही है, उनके बीच में प्रेजेंट होते हैं, सरफेस एरिया कंट्रोल करती है। और एक करके ब्लड ज्यादा आ रहा है एफरेंट आर्टेरियल्स लेके, और जा क्या रहा है? ब्लड कम जा रहा है। इस वजह से भी यहाँ पर एक प्रेशर नीचे की ओर क्रिएट होता है। तो ये फिल्ट्रेशन के मेन प्रिंसिपल है जिनकी वजह से फिल्ट्रेशन कोज होता है। लेकिन जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर है, जिसके तीन मेन प्रेशर है, ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ये पूरा का पूरा जो सोल्यूशन उसका प्रेशर नीचे की ओर लगेगा। सबसे ज्यादा अमाउंट है 55 mm ऑफ Hg। कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, इसमें एक प्रेशर लगेगा, जो कैप्सूल है इसमें फ्लूइड है वो भी अपोज करेगा इसका, वो 15 mm ऑफ Hg। और प्लाज्मा प्रोटीन के द्वारा लगाएगा प्रेशर, जिसको ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं, वो 30 mm ऑफ Hg। इस तरह से ओवरऑल 10 mm ऑफ Hg का डिफरेंस पैदा हुआ। और ये 10 mm ऑफ Hg का डिफरेंस से क्या कोज करता है? GFR। तो जितने भी नेफ्रॉन्स हैं उन सब के द्वारा कैप्सुलर स्पेस में पर मिनट कितना फ्लूइड आ रहा है, पर मिनट कितना फिल्ट्रेट आ रहा है, उसको क्या बोलते हैं? GFR। ये ऑलरेडी अपन ने बात कर ली। 1 मिनट में कितना है? 125 ml पर मिनट और 180 लीटर पर डे, ये यहाँ पर फिल्टर होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन और फिल्ट्रेशन प्रेशर। अगला जो है, ये देखो यहाँ पर आपको बताया कि ये एफरेंट आर्टेरियल्स ब्लड लेके आया, ये इफरेंट आर्टेरियल्स। तो यहाँ पर अमाउंट ज्यादा आ रहा है, अमाउंट कम जा रहा है, तो नीचे की ओर एक प्रेशर लगेगा। ये तो था प्रिंसिपल मैन इसका। दूसरा, ये कैपिलरी सरफेस एरिया, इनका लार्ज सरफेस एरिया है,
पोरस है, खूब ज्यादा स्पेस है इनके बीच में, बाकी सारी ब्लड वेसल्स से 50% ज्यादा लीकी है। अब जो ब्लड यहां से आ रहा है, इसका प्रेशर जो ब्लू कलर डॉटेड से दिखाया गया आपको, ये नीचे की ओर लगेगा, इसको ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बोलते हैं, 50 mm ऑफ Hg लगेगा। सेकंड जो है तो रेड कलर से आपको इंडिकेट किया गया ये वाला, इसको बोलते हैं ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ये वाला जो प्लाज्मा प्रोटीन लगाएंगे, ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर रेड वाला, ये प्लाज्मा प्रोटीन लगाती है। यहाँ पर कौन लगाएगा, स्पेशली प्लाज्मा प्रोटीन लगाएंगे, तो ये एक अपोज करेगा 30 mm ऑफ Hg। फिर ये जो ग्रीन कलर वाला है, इसको बोलते हैं यहाँ पर जो फ्लूइड प्रेजेंट है, इस एरिया में जो प्रेजेंट है, उसको अपन बोलते हैं दैट इज कॉल्ड कैप्सूल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ये 15 mm ऑफ Hg है। तो नेट एक जो प्रेशर लगेगा, जो GFR को कोज करेगा, जो फिल्ट्रेशन को कोज करेगा, जो फिल्टर होगा यहाँ पर, उसको 10 mm ऑफ Hg का जो डिफरेंस है, और उसी की वजह से यहाँ पर क्या होता है, GFR क्रिएट होता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो लाइन ध्यान से सुना। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट द फ्लूइड एंटरिंग द कैप्सुलर स्पेस। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट क्या है कि जो कैप्सूल स्पेस में जितना फ्लूइड पर मिनट है, उसको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोला गया। अब GFR क्या है, अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट इन द ईच कॉर्पसल्स इन बोथ किडनी, दोनों किडनी के कॉर्पसल्स में कितना अमाउंट है कैप्सूलर स्पेस में आ रहा है, उसी को अपन ने क्या बोला, दैट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ये ऑलरेडी अपन बात कर चुके हैं, 180 लीटर पर डे होता है, 125 ml पर मिनट होता है। एवरेज GFR 180 लीटर इन मेल्स एंड 150 लीटर इन फीमेल पर डे। दूसरा पर मिनट 125 ml पर मिनट इन मेल और 105 ml इन फीमेल, ये होता है पर मिनट के हिसाब से। GFR डिपेंड ऑफ नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, मेनली जो GFR है वो किस पे डिपेंड करेगा, जो 10 mm of Hg का जो डिफरेंस क्रिएट हुआ था, उसका कारण क्या हो गया, GFR हो जाएगा। ब्लड लॉस GFR, कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जहां पर एंडोथेलियल कैपिलरीज क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है, प्लाज्मा प्रोटीन भी फिल्टर होता है, वहां पर ब्लड सेल्स भी फिल्टर हो सकता है, तो उसके अलग अलग डिसऑर्डर कंडीशन है, तो उसको हेमेचूरिया कोज हो सकता है। इनके बारे में डिजीज कंडीशन बाद में बात अपन करेंगे। तो पर मिनट कितना फ्लूइड कैप्सुलर स्पेस में आ रहा है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बोला गया। अब ये जो GFR है, यहां का फ्लूइड फिल्टर हुआ, ये जो GFR है, ये जो GFR है, इसको कंट्रोल देखो किस तरीके से किया जाए। 2-3 इसके मेथड्स हैं जिसके द्वारा कंट्रोल किया जाए, लेकिन बेसिक जो 2 मैकेनिज्म वो क्या है, एडजस्टिंग ब्लड फ्लो और कैपिलरी सरफेस एरिया। देखो यहां पर मैं बोलूं कि अगर कैपिलरी सरफेस एरिया ज्यादा होगा, कैपिलरी सरफेस एरिया ज्यादा होगा, तो ब्लड का फिल्ट्रेशन क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, और GFR भी क्या होगा, ज्यादा होगा। या फिर बोल सकते हैं एफरेंट आर्टरियोल्स जो ज्यादा ब्लड लेके आ रहा है, तो भी क्या हो जाएगा, GFR ज्यादा। तो मेन 2 ही मैकेनिज्म, या तो ब्लड फ्लो को, यानी कि सपोज करो GFR को कंट्रोल करना है, कम होना है, जैसे एक्सरसाइज हुआ, वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो गई, तो यहाँ पर किडनी को ब्लड कम आएगा, तो GFR क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। रेस्ट के टाइम पे क्या हो रहा है, वेसल्स डायलेट होते हैं, ब्लड ज्यादा आ रहा है, GFR क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा कैपिलरी सरफेस एरिया, ये किस पे डिपेंड करेगा, यहाँ के जो कैपिलरीज है उनका सरफेस एरिया बढ़ना और कम होना किस पे डिपेंड करेगा, दैट विल डिपेंड अपॉन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मेसेंजियल सेल्स। जब मेसेंजियल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा, GFR कम हो जाएगा। जब मैसेंजर सेल रिलैक्स हो रही है तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और ज्यादा हो जाएगा तो GFR भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो 2 मैकेनिज्म के द्वारा भाई, एडजस्टिंग ब्लड फ्लो, और दूसरा कौन सा हो गया, कैपिलरी सरफेस एरिया। अगला 3 मैकेनिज्म कंट्रोल GFR। अब मेनली के 3 मैकेनिज्म इसको कंट्रोल करने के लिए, GFR के लिए, ये तीनों में 1 by 1 अपन बात करेंगे। फर्स्ट है रीनल ऑटो रेगुलेशन। रीनल ऑटो रेगुलेशन की भी 2 मैकेनिज्म, फर्स्ट है मायोजेनिक, फर्स्ट कौन सा है, मायोजेनिक, और सेकंड है ट्यूब्यूलो ग्लोमेरुलर फीडबैक सिस्टम। ट्यूब्यूलो ग्लोमेरुलर फीडबैक सिस्टम, दोनों को समझो आराम से। ये दो GFR को जो कंट्रोल किया, फर्स्ट मायोजेनिक मैकेनिज्म। मायोजेनिक मैकेनिज्म क्या करेगा, फर्स्ट टाइप क्या हो गया, रीनल ऑटो रेगुलेशन। रीनल ऑटो रेगुलेशन की 2 मेथड है, फर्स्ट मायोजेनिक है और सेकंड है ट्यूब्यूलो ग्लोमेरुलर फीडबैक सिस्टम। ट्यूब्यूलो ग्लोमेरुलर फीडबैक सिस्टम। मायोजेनिक का मीनिंग सिंपल है, मायो मीन्स क्या होता है, मायो मीन्स मसल, और जेनिक मीन्स क्या हो रहा है, प्रोड्यूसिंग। जेनिक मीन्स क्या है, प्रोड्यूसिंग। जेनिक मीन्स क्या है, प्रोड्यूसिंग। तो मसल्स इसको क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। जैसे बहुत सिंपल है, अगर एक ब्लड वेसल्स है, एक ब्लड वेसल्स है, इसकी यहां पर ब्लड प्रेशर ज्यादा है, देखो BP ज्यादा हुआ, GFR की बात कर रहे हैं, अगर यहां पर ब्लड ज्यादा आ रहा है, यहां ब्लड ज्यादा आ रहा है,
बीपी ज्यादा हो रहा है तो जीएफआर भी क्या हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर ज्यादा लगेगा, बीपी ज्यादा हो रहा है। तो सेम मायोजेनिक क्या करती है, जैसे एक ब्लड वेसल्स है उसमें ज्यादा अमाउंट ब्लड का जा रहा है, तो यहाँ की वेसल्स क्या हो रही है, स्ट्रीच क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है, ब्लड वेसल्स की लेयर क्या हो रही है, स्मूथ मसल ज्यादा स्ट्रीच हो रही है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगी, जैसे स्ट्रीच हो रही है तो वापस अपोज करेंगी तो कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी। तो ब्लड सप्लाई पहले ज्यादा हो रहा था बीपी ज्यादा होने की वजह से, लेकिन अभी क्या हो जाएगा, ब्लड आया, ज्यादा ब्लड आया, तो अब इसको क्या करना, जीएफआर कम करना, तो ये मसल्स क्या करेंगे, स्ट्रिच होने के बाद में वापस क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और ब्लड सप्लाई क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है। देखो यहां पर ध्यान से सुनना, एक्सेस ब्लड या इंक्रीज ब्लड सप्लाई या क्या इंक्रीज ब्लड, ये क्या करेगा, मसल्स को क्या करेगा, स्ट्रीच करेगा, मसल्स फाइबर को क्या करेगा, स्ट्रीच करेगा, और स्ट्रीच करेगा तो आर्टरिकल ल्यूमन कैसा हो जाएगा, नैरो हो जाएगा, आर्टरिकल ल्यूमन कैसा हो जाएगा, नैरो हो जाएगा, और बीपी भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और इसका साथ में जीएफआर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, साथ में जीएफआर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये सिंपली किस पर डिपेंड है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन पे, बीपी ज्यादा हुआ, जीएफआर ज्यादा हुआ तो मसल्स क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई, तो वापस ब्लड सप्लाई क्या हो गया, कम हो गया किडनी को, और जीएफआर भी क्या हो गया, कम हो गया। सो दैट इज कॉल्ड मायोजेनिक मैकेनिज्म। एक है ट्यूबुलो ग्लोमेरुलर फीडबैक सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझो। देखो अगर पेशेंट का जीएफआर ज्यादा है, जीएफआर क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, किसी कारण जीएफआर इंक्रीज क्यों हुआ, कि यहां पर जैसे ब्लड फिल्टर हुआ है, यहां से जैसे ही ब्लड फिल्टर हुआ है तो ये पीसीटी, डीसीटी और लूप ऑफ फेनले और कलेक्टिंग डक्ट ये है। अब क्या होता है कि 99% कहां पर एब्जॉर्ब हो जाता है, पीसीटी में, जो सॉरी 99% इसका रेब्जॉर्प्शन होता है, तो पीसीटी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करती है। लेकिन अगर फिल्ट्रेशन जीएफआर ज्यादा है, अगर यहां पर जीएफआर ज्यादा है तो ये सप्लाई ज्यादा होगा, यहां पर इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, सोडियम मेनली, H2O मेनली और क्लोराइड, ये तीन मेन कंपोनेंट हैं अपने फिल्ट्रेट के, तीन मेन कंपोनेंट है। सोडियम सबसे ज्यादा वाटर है, उसके बाद में सोडियम, उसके बाद में क्लोराइड है। अब क्या होगा, जैसे जीएफआर ज्यादा हुआ किसी वजह से, चाहे बीपी ज्यादा हुआ है, ब्लड वॉल्यूम ज्यादा हो गया, किसी कारण से जीएफआर ज्यादा हो गया, तो अब क्या होगा, यहाँ का जो फिल्ट्रेट है वो कहाँ जाएगा, दैट विल डिटेक्टेड इंक्रीज सप्लाई, किसको होगा, इंक्रीज सप्लाई ऑफ सोडियम, क्लोराइड और H2O, किसको हो जाएगा, मैकुला डेंसा, किसको हो जाएगा, मैकुला डेंसा। अब मैकुला डेंसा इस इंक्रीज सप्लाई को क्या करता है, डिटेक्ट करता है कि सोडियम और वाटर और क्लोराइड ज्यादा आ रहा है, ज्यादा आने का मींस क्या, जीएफआर ज्यादा है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर एब्जॉर्प्शन के लिए टाइम क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है। तो ये मैकुला डेंसा स्टिमुलेट करेगा किसको, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स, किसको स्टिमुलेट करेगा, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स। और जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स क्या करती हैं, और रिलीज इन नाइट्रस ऑक्साइड को क्या करती है, इनहिबिट करती है, नाइट्रस ऑक्साइड का जो रिलीज है उसको क्या कर देती है, इनहिबिट करती है। और नाइट्रस ऑक्साइड का मेन काम क्या है, वेजोडाइलेशन, ये इनहिबिट हो रहा है, इसका मींस वेसल्स क्या हो जाएगी, वैसो कंस्ट्रिक्ट, इसका मीनिंग वेसल्स क्या हो जाएगी, वैसो कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड फर्स्ट की बात करते हैं, मायोजेनिक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी तो ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा, जीएफआर कम हो जाएगा। ट्यूबुलो ग्लोमेरुलर फीडबैक का मतलब क्या है, कि यहाँ के से अगर जीएफआर ज्यादा हो रहा है, ब्लड वॉल्यूम ज्यादा की वजह से, तो इंक्रीज सप्लाई होगा सोडियम हाइड्रो H2O और क्लोराइड, किसको, मैकुला डेंसा को, वो डिटेक्ट करेगा, मैसेज भेजेगा जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स का, और जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स क्या करेगी, तो नाइट्रस ऑक्साइड जो डाइलेशन का काम करता है उसको क्या करती है, इनहिबिट कर देगी, और आपस में वेसल्स क्या हो जाएगी, वैसो कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी, और वापस ब्लड का वॉल्यूम यहाँ पर कम सप्लाई होगा, ब्लड कम सप्लाई होगा तो जीएफआर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ओवरऑल ये सेकंड मैकेनिज्म किसका हो गया, ट्यूबुलो ग्लोमेरुलर फीडबैक मैकेनिज्म। अगला है न्यूरल रेगुलेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूरल रेगुलेशन यानी कि किसी कंडीशन में अगर पेशेंट का जीएफआर ज्यादा हो रहा है, जीएफआर इंक्रीज हो रहा है, ये ऑलरेडी अपन को पता है कि सारी की सारी जो ब्लड वेसल्स है, सारी की सारी जो ब्लड वेसल्स है वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के सिंपैथेटिक सप्लाई होती है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की कौन सी ब्रांच से, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से सप्लाई हो रही है। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीन प्रकार से हो सकती है, सारी ब्लड वेसल्स को सप्लाई पैरासिम्पैथेटिक नहीं करता है, लेकिन ये माइल्ड हो सकता है, ये मॉडरेट हो सकता है, या फिर ये हैवी सप्लाई हो सकता है।
या इंक्रीज सप्लाई हो सकता है। तो इन तीनों कंडीशन में क्या होता है, जब सिंपैथेटिक सप्लाई माइल्ड होता है तो ब्लड वेसल स्लाइटली डायलेट होती है, मॉडरेट होता है तो थोड़ा कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, अगर हैवी होता है तो बिल्कुल क्या हो जाती है, कंस्ट्रिक्ट हो जाती है। अब ये सिंपैथेटिक सप्लाई क्या करता है, ये ब्लड वेसल्स में, ये क्या करता है, ब्लड वेसल्स में जो अल्फा 1 रिसेप्टर्स हैं, अल्फा 1 रिसेप्टर्स हैं, जो सारी की सारी जो स्मूथ सेल्स हैं ब्लड वेसल्स की बड़ी, ठीक है, वहां पर प्रेजेंट होती हैं, और ये ओवरऑल क्या कोज करता है, वैसोकंस्ट्रिक्शन। ये क्या कोज करता है, वैसोकंस्ट्रिक्शन। तो न्यूरल रेगुलेशन कैसे करता है, नर्वस सिस्टम कैसे रेगुलेट करता है, तो सारी की सारी ब्लड वेसल्स किसको, जो सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई उसको द्वारा सप्लाइड होती हैं, और जब इनका एक्टिवेशन बढ़ता है तो फिर अल्फा 1 रिसेप्टर से एक्टिवेट होती है, वेसल्स क्या हो जाती हैं, कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। इसका एक और लॉजिक मैं आपको बताता हूं कि ब्लड सेल्स में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, सिंपैथेटिक सप्लाई होता है, सिंपैथेटिक सप्लाई होता है। अब बात करें अपन एक्सरसाइज की, बात अपन करें एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज में क्या हो जाएगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होगा, एक्टिवेट होगा, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होने के बाद में क्या होगा, वेसल्स क्या होती है, कंस्ट्रिक्ट होती हैं, वेसल्स क्या होती है, कंस्ट्रिक्ट होती हैं, और कंस्ट्रिक्ट होती हैं तो ब्लड सप्लाई भी किडनी को क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा तो जीएफआर भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब ये जो ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो रहा है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से, इसके रीजन यही है कि जो नर्वस सिस्टम है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, वो भी क्या करता है, जीएफआर को कंट्रोल करता है। एग्जांपल इसका ध्यान से सुनिए, एक्सरसाइज मैं बोल के बता रहा हूं आपको, एक्सरसाइज में क्या होगा, अगर पेशेंट एक्सरसाइज कर रहा है या कोई मैन जो एक्सरसाइज कर रहा है, उस टाइम पे पूरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, और फिर एक्टिवेट होने के बाद में क्या रिलीज करता है, एपिनेफ्रिन रिलीज करता है। एपिनेफ्रिन, नोर एपिनेफ्रिन कहां से, एड्रिनल मेडुला से रिलीज हो रहे हैं, और रिलीज होने के बाद में वेसल्स को क्या करते हैं, कंस्ट्रिक्ट, कैसे, बाय द एक्टिवेशन ऑफ अल्फा 1 रिसेप्टर्स इन द ब्लड वेसल्स, और वो वेसल्स को क्या करते हैं, नेरो। एक्सरसाइज में क्या हो जाएगा, वेसल्स नेरो हो जाएगी, किडनी को ब्लड सप्लाई कम होगा, जीएफआर कम होगा, यूरिन आउटपुट कम होता है। इसीलिए हमेशा अपन देखते हैं कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज यूरिनेशन पॉसिबल नहीं, क्योंकि ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, सिंपैथेटिक सप्लाई एक्टिवेट हो जाता है, और किडनी को ब्लड सप्लाई जीरो, और जीएफआर भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये एक मैकेनिज्म है जिसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूरल रेगुलेशन, जो नर्वस सिस्टम के द्वारा क्या किया जा रहा है, मेंटेन किया जा रहा है। थर्ड जो मैकेनिज्म है वो है हार्मोनल रेगुलेशन। थर्ड कौन सा है, हार्मोनल रेगुलेशन। दो इंपोर्टेंट हार्मोन है जो जीएफआर को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, और दोनों कौन कौन से, फर्स्ट जो हार्मोन है वो रहेगा आपका एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिन, सेकंड और थर्ड है, सेकंड जो है एएनपी, एंजियोटेंसिन सेकंड और एएनपी, एट्रियल नाइट्रोटिक पेप्टाइड हार्मोन। एंजियोटेंसिन सेकंड क्या है, मैकेनिज्म इसकी बाद में बात करेंगे। ये एक प्रकार का वेसोकंस्ट्रिक्टर है, ये क्या है, वेसोकंस्ट्रिक्टर है। जैसे ही ब्लड सप्लाई या जीएफआर इंक्रीज हुआ है तो रेनिन एंजियोटेंसिन या ब्लड वॉल्यूम कम हुआ, ज्यादा हुआ तो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट होता है, और ये लास्ट में जाके एंजियोटेंसिन सेकंड इसका कंपोनेंट वो बनाता है, और वो क्या करेगा, ये एक्टिवेट करता है, दो काम करता है, एक तो एल्डोस्टेरोन को स्टिमुलेट करता है, एल्डोस्टेरोन को, और दूसरा क्या करता है, वेसल्स को क्या करता है, कंस्ट्रिक्ट करता है। जैसे सपोज करो ब्लड वॉल्यूम बढ़ा, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, तो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से किडनी ने क्या रिलीज किया, किडनी रेनिन रिलीज करता है, तो रिलीज कम होगा तो रेनिन रिलीज होगा तो एंजियोटेंसिन नोजन जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट और सेकंड में कन्वर्ट हो गया, ये फिर बनेगा लास्ट का कंपोनेंट आरएएस सिस्टम का। तो एल्डोस्टेरोन वो क्या करता है, सोडियम और वाटर के रिएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेगा। एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, सोडियम वाटर रिएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेगा और जीएफआर को कम करेगा। वैसोकंस्ट्रिक्टर किडनी को ब्लड सप्लाई क्या करेगा, कम करेगा, और जीएफआर को क्या कर देगा, कम कर देगा। और एएनपी, एएनपी का मेन काम क्या है, एएनपी करता है रिलैक्स। जैसे ब्लड वॉल्यूम बढ़ा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ा, एट्रिया क्या हुआ, स्ट्रीच हुआ, एट्रिया क्या हो गया, स्ट्रीच हो गया, एट्रिया स्ट्रीच होने के कारण कौन रिलीज हुआ, एएनपी रिलीज हुआ। अब एएनपी क्या करेगा, रिलैक्स करेगा किसको, मैसेंजियल सेल्स को, मैसेंजियल सेल्स को। अब मैसेंजियल सेल्स क्या करती है, एएनपी इनको रिलैक्स करता है, रिलैक्स होने से सरफेस एरिया बढ़ेगा, और लास्ट में क्या कर देगा, जीएफआर क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। तो मैसेंजियल सेल रिलैक्स होने से जीएफआर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हार्मोनल रेगुलेशन। तो थ्री मैकेनिज्म कंट्रोल जीएफआर, रीनल ऑटो रेगुलेशन में मायोजेनिक है, और दूसरा कौन सा हो गया, ट्यूब्यूलो ग्लोमेरुलर फीडबैक सिस्टम है। न्यूरल रेगुलेशन में क्या हो गया होगा, सिंपैथेटिक एक्टिवेशन और माइल्ड और मॉडरेट सप्लाई। हार्मोनल रेगुलेशन में एंजियोटेंसिन सेकंड, एल्डोस्टेरोन और एट्रियल नाइट्रोटिक पेप्टाइड हार्मोन जो हार्ट की सेल्स के द्वारा क्या होते हैं, सीक्रेट होते हैं। तो रीनल ऑटो रेगुलेशन क्या है,
बीपी इन एक्सरसाइज बढ़ेगा, तो मायोजेनिक में बीपी राइज होता है एंड फॉल जीएफआर विद इन सेकंड, ये बीपी का करता कंट्रोल। ट्यूबुलोग्लोमेरुलर फीडबैक सिस्टम में कहता है मैकुला डेंसा की सेल्स डिटेक्ट करती हैं तो सोडियम क्लोराइड के डिलीवरी को, तो वाटर और जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स क्या करते हैं फिर डिक्रीज कर देते हैं जीएफआर को, तो नाइट्रस ऑक्साइड का जो सिक्रीशन वो डिक्रीज होता है, फिर ब्लड वेसल्स क्या हो जाती है कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, और ये क्या करता है डिक्रीज ब्लड फ्लो टू किडनी, और जीएफआर क्या करता है डिक्रीज, और होमोस्टेसिस क्या हो जाता है और रिटर्न हो जाता है। न्यूरल रेगुलेशन का सिंपल मीनिंग है कि ब्लड वेसल्स हैं वो किसके द्वारा सप्लाई होते हैं, सिंपैथेटिक सप्लाई के द्वारा। एनएस वो क्या कोज करती है, ये रिलीज करती है नोरेपिनेफ्रिन को, नोरेपिनेफ्रिन क्या करता है एक्टिवेशन ऑफ अल्फा 1 रिसेप्टर्स, और ये अल्फा 1 रिसेप्टर्स कहां होते हैं स्मूथ मसल्स में सबसे ज्यादा होते हैं ब्लड वेसल्स में। एट रेस्ट लो सिंपैथेटिक सप्लाई होता है, ठीक है। मॉडरेट में मॉडरेट सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होता है, ग्रेटर में स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन, एक्सरसाइज एंड यूरिन आउटपुट भी क्या हो जाता है कम हो जाता है। मैंने बोला ना आपको कि रेस्ट के टाइम पे लो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, मॉडरेट के टाइम पे मॉडरेट सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, और ग्रेटर कब होता है जब स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज होती है, यहाँ पर यूरिन आउटपुट कम होता है और ब्लड सप्लाई किडनी को क्या होती है कम होती है। ये था न्यूरल रेगुलेशन। नेक्स्ट है हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ जीएफआर, दो हार्मोन एंजियोटेंसिन सेकंड जो जीएफआर को रिड्यूस करता है, कैसे, ये पोटेंट क्या है वेसोकंस्ट्रिक्शन, और किडनी को क्या करता है ब्लड सप्लाई को रिड्यूस करेगा। एएनपी क्या है इंक्रीज जीएफआर करता है, ग्लोमेरुलर सेल्स को क्या करता है रिलैक्स करता है, मैसेंजर सेल्स को, इसकी वजह से यहाँ पर जीएफआर को क्या करेगा रिड्यूस करेगा। तो ओवरऑल जो समरी था कि रीनल फिजियोलॉजी में किडनी का मेन काम क्या है, किडनी का मेन काम क्या है कि यूरिन का प्रोडक्शन करना। यूरिन का प्रोडक्शन 3 मैकेनिज्म से होता है, फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशंस के द्वारा। फिल्ट्रेशन का मेन कारण क्या है, फिल्ट्रेशन की मेन प्रिंसिपल वही है, एक तो वहाँ की जो सेल्स से ज़्यादा लीकी हैं, इसके अलावा सरफेस एरिया परसेंट वहाँ पर और मैसेंजर सेल्स कॉन्टैक्ट रिलैक्स करती रहती हैं, इसके जो मेन प्रिंसिपल हो गए। दूसरा जो रीजन है यहाँ पर फिल्ट्रेशन के, एक फिल्ट्रेशन प्रेशर होता है, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, इनमें डिफरेंस की वजह से 10 mmHg का एक नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर लगता है इसके कारण। इसके अलावा जो जीएफआर है जो दोनों पूरी दोनों किडनी के सारे कॉर्पसेस में जितना अमाउंट कैप्सुलर स्पेस में आता है उसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोलते हैं। पर मिनट में कितने आता है इसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बोला गया। 125 ml पर मिनट के हिसाब से होता है या 180 लीटर पर डे के हिसाब से ये। तो आप इसके आगे का टॉपिक बाद में देखेंगे। अब इस जीएफआर को 3 मैकेनिज्म से कंट्रोल किया जा रहा है। फर्स्ट जो है वो रीनल ऑटो रेगुलेशन है, सेकंड है न्यूरल रेगुलेशन और थर्ड क्या हो गया हार्मोनल रेगुलेशन। हार्मोनल रेगुलेशन में एंजियोटेंसिन सेकंड और दूसरा कौन सा एएनपी है, और रीनल ऑटो रेगुलेशन में मायोजेनिक और ट्यूबुलोग्लोमेरुलर फीडबैक सिस्टम है, और दूसरा आपका हो गया सिंपैथेटिक या जिसको न्यूरल रेगुलेशन बोला गया। तो मैं ऐसा करता हूँ कि टॉपिक बिल्कुल क्लियरली आपको समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।